Guys, welcome back to Study Affairs. So in the previous lecture, we discussed about राज्यसभा. तो भैया पिछले लेक्चर में हमने किसके बारे में पढ़ा? राज्यसभा के बारे में पढ़ा. ठीक है. अब हमने पार्लियामेंट की जो दो बॉडीज थी, एक थी राज्यसभा, एक थी भैया लोकसभा, दोनों कवर कर दी. ठीक है. तो आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में. ठीक है. जुडिशरी में दो बॉडीज़ है. जैसे हमारे पास पार्लियामेंट में दो बॉडीज़ थी, लोकसभा और राज्यसभा, वैसे हमारे पास जुडिशरी में भी दो बॉडी है. एक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक है हाई कोर्ट ऑफ इंडिया. आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में. चलिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. अब क्या लिखा है यहाँ पे? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, यानी कि भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है भैया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया. इसका मतलब है भारत की जो सबसे बड़ी न्यायपालिका है वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. सेकेंड है भैया जजेस एज दैट होल्ड्स अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी कि भाई जो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का उसकी मैक्सिमम एज, यानी कि मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है. अगर किसी एज, किसकी एज क्या है 65 से ऊपर है, तो क्या जज नहीं बन पाएगा. ठीक है. तो भाई 65 से ऊपर अगर एज है तो कोई जज नहीं बन पाएगा सुप्रीम कोर्ट का. अगर 65 से नीचे एज है तो भैया ऑफ कोर्स तुम जज बन सकते हो. अब जज तो बन जाओगे तो उसकी क्या क्या योग्यता, यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन, इसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. क्वालिफिकेशंस, पहले भैया सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है. सेकंड है जज ऑफ हाई कोर्ट एटलीस्ट ऑफ 5 ईयर ऑफ सक्सेशन. इसका मतलब है कि भाई लगातार 5 साल के लिए, लगातार भैया 5 साल के लिए तुम्हें हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, तब जाके तुम एप्लीकेबल हो किसके भैया? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए. ऐसे नहीं कि भाई देखो आपने 1 साल जज बने रहे, फिर दूसरे साल आपने वहां से इस्तीफा दिया, फिर कुछ साल बाद आप फिर से जज बने, फिर इस्तीफा दिया. ऐसा नहीं, लगातार 5 ईयर सक्सेशन का मतलब यह है कि भाई लगातार 5 साल जज होने चाहिए. ठीक है. दूसरा क्राइटेरिया क्या है? अगर आप जज हो तो अलग बात है हाई कोर्ट का. अगर जज नहीं हो तो अगर आप एडवोकेट भी हो तो भैया हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक आपको एडवोकेट होना जरूरी है. एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स इन सक्सेशन, यानी कि 10 साल लगातार अगर तुम हाई कोर्ट में क्या हो, एडवोकेट रह चुके हो, तो भैया तुम सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हो. ठीक है. शॉर्ट समरी लेते हैं. हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, यानी भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका. ठीक है. 65 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए. 65 साल से नीचे जो एज है वो सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है. क्वालिफिकेशन में हमने बात करी, भैया भारत का नागरिक होना जरूरी है. फिर भैया अगर तुम हाई कोर्ट में 5 साल जज हो लगातार तो तुम सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एप्लीकेबल हो. फिर है आखिरी पॉइंट कि अगर तुम हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 साल लगातार तो भी तुम सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए एप्लीकेबल हो. हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में. ठीक है. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठता है, सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वह 30 दूसरे जज बैठते हैं. ठीक है. फिर हम बात करेंगे जो सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्हें अपॉइंटमेंट कौन दिलवाएंगे, उन्हें ओथ कौन दिलवाएगा, वो रेजिग्नेशन किन्हें देंगे, उनकी सैलरी कितनी है. ठीक है. तो भैया अगर फंक्शन के बारे में बात करें, हियर्स डिस्प्यूट बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. यूनियन यानी सेंटर में जो पावर है और स्टेट में जो पावर है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए कभी, तो उसके ऊपर हियरिंग कौन करेगा भैया? उसके ऊपर हियरिंग कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. एग्जांपल लेते हैं, करंटली इंडिया में ना बीजेपी की सरकार क्या है भैया? गवर्नमेंट में है करंटली. जो जो प्रधानमंत्री है भाजपा की सरकार का है, तो भाई लीडिंग पार्टी किसकी होगी? आपकी भाजपा की होगी. बट ऐसे नहीं कि भैया हर एक स्टेट में ना भाजपा की सरकार हो. फॉर एग्जाम्पल बंगाल लीजिए, बंगाल में भैया किसकी सरकार है? वहाँ पे है ममता बनर्जी की सरकार, तो ये भाजपा की नेता तो है नहीं. तो अगर ऐसा हो कि भाजपा ने कुछ बिल पास करे, ठीक है, कुछ पॉलिसी पास करी, और अगर ऐसे लगे बंगाल के लिए वो पॉलिसी मतलब सही ना हो, ठीक है, सही ना हो, या फिर अगर बंगाल की सीएम को ये लगे कि भैया ये गलत है, कुछ हमारे जो लोग हैं उनके लिए गलत है, तो भैया वो क्या कर सकती है? उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाएंगे. अब यही डिस्प्यूट कौन हल करेगा? ये डिस्प्यूट हल करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ठीक है. फिर सेकंड है लुक्स आफ्टर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स पढ़ाए थे तो उसमें आर्टिकल नंबर 32 था ना, तो आर्टिकल नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट था. ये था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसके तहत अगर आपको लगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई अबॉलिश कर रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दर्ज कर सकते हो भैया. ठीक है. तो भैया यही काम है सुप्रीम कोर्ट का. दूसरा कि लुक्स आफ्टर फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी सिटीजन. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई अबॉलिश कर रहा है, ठीक है, यानी कि रद्द कर रहा है एक तरीके से, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हो. अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट कौन देगा?
ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे और जो 30 और जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो क्या करेंगे भैया, सीजीआई को चुनेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट और जो 30 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो किसे चुनेंगे भैया, सीजीआई को। ओथ कौन दिलवाएगा सीजीआई को, यानी प्रेसिडेंट, सीजीआई को ओथ कौन दिलाएगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ दिलवाएंगे। फिर अगर रेजिग्नेशन देनी हो भैया किसको, सीजीआई को, किसे देंगे रेजिग्नेशन, वो देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देंगे। सैलरी स्टेटस कितना है उनका, तो भैया 1 लाख पर मंथ उनकी सैलरी है। एक शॉर्ट समरी लेते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 30 जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फंक्शन क्या है भैया हमारे सुप्रीम कोर्ट का, अगर किसी स्टेट और यूनियन के बीच में डिस्प्यूट्स हो जाए तो उनकी हियरिंग करेंगे, और अगर किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को कोई अबॉलिश करता है तो भैया उसके खिलाफ क्या करेंगे भैया, वो एक्शंस लेंगे। ठीक, जो रद्द करेगा फंडामेंटल राइट्स। फिर जो सीजीआई उन्हें अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो 30 जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ओथ कौन दिलाएगा भैया, उन्हें ओथ दिलाएंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर रेजिग्नेशन कौन दिलाएंगे, रेजिग्नेशन किन्हें रेजिग्नेशन देंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सैलरी स्टेटस कितना है भैया, 1 लाख पर मंथ। अब हम बात करेंगे ज्यूरिडिक्शन के बारे में एंड रिमूवल ऑफ जज के बारे में। पहले बात करते हैं रिमूवल ऑफ जज, यानी किस तरह किसी जज को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट से। एग्जाम्पल सीजीआई। ठीक है, अब देखिए, ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट एंड द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि जो सीजीआई है वो गलत फैसले ले रहा है, गलत निर्णय ले रहा है, तो भैया क्या कर सकता है, वो ऑर्डर कर सकता है कि भैया इसको रिमूव करिए। या फिर जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट है जिसमें लोकसभा राज्यसभा है, उनको लगे, किसी भी एक हाउस को ये लगे यार कि भैया गलत कर रहे हैं, गलत फैसले लिए जा रहे हैं, तो भैया वो उस चीज़ में एक्शन ले सकती है। और अगर 2/3 मेंबर ने एग्री कर दिया किसी भी एक हाउस के, तो भैया इसको रिमूव कर दिया जाएगा जज को। ठीक है, ये तो हो गया रिमूवल ऑफ जज। फिर आता है ज्यूरिडिक्शन। अब ज्यूरिडिक्शन क्या है भैया, फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जो फंक्शन है हमारे संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को दिए। तो भैया नंबर 1, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड स्टेट। अगर गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में क्या हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो भैया कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में क्या हो जाए भैया, डिस्प्यूट्स हो जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ को हैंडल करेगा। या फिर ऐसा हो जाए कि डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स, कि मेरा गवर्नमेंट जो लीडिंग गवर्नमेंट है या और जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में क्या हो जाए भैया, वो हो जाए, डिस्प्यूट्स हो जाए। या कोई गवर्नमेंट है और जो दूसरे डिफरेंट स्टेट्स हैं उनके बीच में वो हो जाए कि डिस्प्यूट्स, तो कौन इसको हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल लेते हैं, कावेरी डिस्प्यूट आपने बहुत सुना होगा, क्या बोलते हैं कावेरी डिस्प्यूट। तो जो कावेरी डिस्प्यूट 3 स्टेट के बीच में हुआ था, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में। तो भैया जब ये कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी के बीच में डिस्प्यूट्स हुए थे, तो इसको किसने हैंडल करा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। शॉर्ट समरी लेते हैं, अगर जज को रिमूव करना है तो भैया प्रेसिडेंट ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जो है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सॉरी लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर इन्हें लगे कि भैया कुछ गलत हो रहा है तो ये क्या कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शंस ले सकते हैं। और अगर 2/3 मेंबर ने एग्री करा तो उनको हटा दिया जाएगा। ज्यूरिडिक्शन यानी क्या क्या पावर है, क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अगर दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो भैया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैंडल करेगा। या डिफरेंट स्टेट्स और गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो कौन हैंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन क्या है, लोअर कोर्ट्स और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीक्स द एडवाइस ऑफ हायर कोर्ट इन मैटर ऑफ लॉ। यानी अगर किसी लॉ में कोई लोअर कोर्ट फंस जाए, मान के चलो अगर हायर कोर्ट है, उसे किसी डिसीजन को पास करने में, किसी लॉ को पास करने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, या उन्हें उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो उनको ना कंसल्टेशन चाहिए होगी, यानी कि मतलब उन्हें थोड़ी एडवाइस चाहिए होगी किसी हायर अथॉरिटी से। तो भैया एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के तहत वो क्या कर सकती है, किसी भी हायर बॉडी, यानी कोई भी लोअर बॉडी किसी भी हायर बॉडी से क्या ले सकती है, एडवाइस ले सकती है। बात करेंगे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के बारे में। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर हो, कोई भी सिविल मैटर हो, कोई भी क्रिमिनल मैटर हो, इसको कौन चेक कर सकता है भैया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन चीज़ों को हैंडल कर सकता है। फिर बात करेंगे रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन के बारे में। टू मेक चेंजेस इन इट्स ओन डिसीजन टू करेक्ट इट। मान के चलो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लागू करा, ठीक है, अब उन्हें ऐसा लगे कि यार ये डिसीजन में कुछ चेंजेस करने हैं,
ठीक है। अब ये पूरी तरीके से मतलब सही नहीं है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो भैया रिवाइसरी ज्यूरिडिक्शन के तहत वो उसमें चेंज कर सकते हैं। फिर बात करेंगे इलेक्शन ज्यूरिडिक्शन के बारे में, तो ये क्या है, टू क्लियर द डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो कई बार ऐसा होता है भाई प्रेसिडेंट के लिए और वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उनमें डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो इस डिस्प्यूट को कौन हैंडल करेगा भैया, हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो भैया हमने कवर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। कल मैं एक वीडियो डालूंगा, इसमें ना एक और चीज़ छूट गई है भाई, ठीक है, वो है रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो रिट ज्यूरिडिक्शन इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, ठीक है, ईजी भी है, उसको हम कल कवर करेंगे, ठीक है, रिट ज्यूरिडिक्शन को। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वीडियोस हर दिन आ रही है, ऑफकोर्स आ रही है, व्यूज़ कम आ रहे, हालांकि व्यूज़ कम आ रहे, वीडियो शेयर करे जा रहा हूँ, व्यूज़ कम आ रहे, ठीक है। मैं आपसे वादा करा कि 1 जुलाई तक, यानी कि 1 जुलाई तक पूरा का पूरा जो आपका एसएसटी है, इसमें हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पूरी कंप्लीट करा देंगे हम, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। पढ़ाई करो यार, खूब पढ़ाई करो, एनडीए क्लियर करना है, खड़कवासा जाना है, तो भैया इसलिए मेहनत खूब करनी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।